हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 9 पार्ट 2 यूनिट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे लोकपाल के बारे में। अम्यूजमेंट स्वीडिश भाषा का एक शब्द है जिसका सर्वप्रथम गठन 1809 में स्वीडन में हुआ, जिसका अभिप्राय किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता के रूप में काम करना है। यह प्रशासनिक दुरुपयोग के विरुद्ध जनता का प्रतिनिधि है। गेराल्ड ई कैडन के अनुसार अम्यूजमेंट संस्था जनता के अंतःकरण का संस्थागत रूप है। भारत में इस प्रकार की संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। स्वीडन के बाद इस प्रकार की संस्था को फिनलैंड ने वर्ष 1909, डेनमार्क ने वर्ष 1995, नॉर्वे ने वर्ष 1962 में अपनाया। राष्ट्रमंडल देशों में न्यूजीलैंड ने इसे संसदीय जांच आयुक्त के रूप में वर्ष 1962 में सबसे पहले अपनाया। इसके बाद ब्रिटेन ने वर्ष 1967 में इसे अम्यूजमेंट निम्न मामलों में नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करता है। कौन कौन सी शिकायतों का? फर्स्ट पॉइंट है पद व सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग करने पे, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पे, पक्षपात अथवा भाई भतीजावाद से संबंधित मामले में, अभद्र व्यवहार से संबंधित मामले में। स्वीडन में अम्यूजमेंट एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति संसद द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है और यह अपने पद पर संसदीय विश्वास तक ही रह सकता है, अर्थात संसद में ये विश्वास न होने की स्थिति में इसे पदच्युत किया जा सकता है। यह सरकार के अंगों कार्यपालिका, विधायिक या न्यायपालिका से स्वतंत्र होता है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखता है, अतः इसे संसदीय अम्यूजमेंट भी कहा जाता है। इस संस्था को सरकारी अधिकारियों के कार्यों, नियम व विनियम के पालन की देखरेख करने का अधिकार है, जिससे सभी अधिकारी अपने कार्य निष्पक्षता के साथ कर सके। यह अपनी कार्यवाही जनता की शिकायतों के आधार पर करता है तथा ये किसी अधिकारी पर मुकदमा तो चला सकता है, परंतु सजा देने का अधिकार इसका नहीं होता है। यह केवल मामलों को उच्च अधिकारी तक पहुंचाता है जिससे आवश्यक और उचित कार्यवाही की जा सके। अम्यूजमेंट की विशेषताएं क्या क्या है? अम्यूजमेंट में शामिल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका निष्पक्षता के साथ शिकायतों की जांच करना। सेकंड पॉइंट है कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करना। थर्ड पॉइंट है जांच के लिए पहल करना। फोर्थ पॉइंट है प्रशासन से जुड़े कार्य यानी फाइलों तक आसानी से बिना रोक के पहुंचाना। और फिफ्थ पॉइंट है वार्षिक प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करना। ये इसकी विशेषता है। भारत में लोकपाल इन इंडिया। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी लोग तथा पाल यानी रक्षक से हुई है, जिसका अर्थ है लोगों का रक्षक। 60 के दशक की शुरुआत के देश में प्रशासनिक ढांचे में जड़ जमाते भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भारत में भी स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह अम्यूजमेंट संस्था की जरूरत महसूस की गई। भारत में अम्यूजमेंट के लिए लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोकसभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशों में नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक द्विस्तरीय प्रणाली के गठन की वकालत की थी। इसके अंतर्गत केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना पर बल दिया गया। पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक वर्ष 1968
में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद वर्ष 1971, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 2005, 2008 तथा 2011 में इस विधेयक को पास कराने का असफल प्रयास किया गया। लंबे विचार विमर्श तथा जन आंदोलन के पश्चात लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 तथा लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जनवरी 2014 में यह कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। इसे आप 2013 में आपने देखा भी होगा। लोकपाल बिल के लिए जन आंदोलन हो रहा था अन्ना हजारे के द्वारा, जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल भी उसमें समर्थन सहायक, जो अन्ना हजारे के सहायक के रूप में थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में निम्नलिखित प्रावधान थे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, कौन कौन से प्रावधान थे। अधिनियम के अनुसार लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर होगा। सेकंड पॉइंट है, लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अधिनियम के मुताबिक लोकपाल के कुल सदस्यों में से 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हो। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर प्रख्यात विधेयकता को नामित करें। फिफ्थ पॉइंट है, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। 6 पॉइंट है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोक सेवा की सभी श्रेणियां होगी। 7 पॉइंट है, इसके दायरे में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA के संदर्भ में वे कोई या सभी संस्थाएं होगी जो विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का दान लेगी। 8 पॉइंट है, अधिनियम के तहत ईमानदार और सीधे लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 9 पॉइंट है, अधिनियम लोकपाल को अधिक्षण का अधिकार और विभिन्न मामलों में CBI समेत किसी भी जांच एजेंसी को निर्देशित करने का, चाहे वह लोकपाल में खुद जांच एजेंसी को ही क्यों न दिया हो, अधिकार प्रदान करता है। 10 पॉइंट है, CBI के निर्देशक की सिफारिश उच्च शक्ति समिति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। 11 पॉइंट है, अभियोजन के निर्देशक के नेतृत्व में अभियोजन निदेशालय को निर्देश नियंत्रित करेंगे। 12 पॉइंट है, केंद्रीय सशक्तता आयोग यानी कि CVC अभियोजन निर्देशन CBI की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। 12 पॉइंट है, लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे CBI अधिकारियों के तबादले के लिए लोकपाल की मंजूरी की जरूरत। 13 पॉइंट है, अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो। 14 पॉइंट है, अधिनियम में प्रारंभिक जांच और ट्रायल के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी उल्लेख है। 15 पॉइंट है, इसमें अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियमन के जरिए लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उल्लेख भी किया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त
अधिनियम 2013 संशोधन 2016। सरकार द्वारा 27 जुलाई 2016 को इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह संशोधन लोक सेवकों, ट्रस्ट चलाने वाले रुपए तथा सरकार से 1 करोड़ रुपए अथवा विदेशों से लाख रुपए तक फंड प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के बोर्ड सदस्यों को उनकी तथा उनके पति, पत्नी एवं आश्रित संतानों की संपत्तियों का विवरण देने की समय सीमा में विस्तार करने हेतु किया गया, विस्तार प्रदान करने हेतु किया गया। सेकंड पॉइंट है, इस अधिनियम की धारा 44 में संशोधन किया गया, जो कि लोक सेवकों द्वारा संपत्ति की घोषणा एवं संपत्ति विवरण को सार्वजनिक करने से संबंधित है। थर्ड पॉइंट है, इस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि क्या प्रावधान है, प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिन के अंदर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत लोक सेवक की पति, पत्नी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियों, देनदारियों और लेनदारियां शामिल हैं। प्रत्येक लोक सेवक को प्रति वर्ष 31 जुलाई से पहले उस वर्ष 31 मार्च तक का उसकी संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा। फोर्थ पॉइंट है, इस अधिनियम के परिवर्तित होने के पश्चात ये 5वां विस्तार है। फिफ्थ पॉइंट है, सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह लोक सेवकों को एक तत्कालिक राहत के रूप में प्रदान किया गया है, क्योंकि 31 जुलाई की समय सीमा निकट थी। 6 पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि किसी अधिनियम में संशोधन 3 परिस्थितियों में लाया जा सकता है। कब? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी हो, प्रधानमंत्री कार्य संचालन नियम 12 के तहत स्वयं संज्ञान लेते हुए निर्णय ले एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल से कार्योत्तर अनुमोदन की मांग के द्वारा। थर्ड पॉइंट है, कैबिनेट की कार्योत्तर अनुमोदन के साथ मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह मिलकर अनुमोदन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मामले में प्रधानमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संशोधन की प्रक्रिया हेतु निम्न निर्णय लिया था। सरकार द्वारा पेश किए गए लोकपाल विधेयक। इंदिरा गांधी ने कब पेश किया था? 1968 में। मोरारजी देसाई ने 1977 में। इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1968 में। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने दिया 1971 में। देन उसके बाद मोरारजी देसाई ने 1977 में विधेयक को पेश किया था। उसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में पेश किया था लोकपाल बिल विधेयक। वीपी सिंह ने भी किया था 1989 में। इसके बाद HD देवगौड़ा ने किया था 1996 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 1998 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा पेश किया था 2001 में। देन लास्ट में किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 ने लोकपाल से संबंधित निम्न सिफारिशें की है। कौन सी सिफारिशें की हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसकी नियुक्ति गैर राजनीतिक हो। सेकंड पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य हो। थर्ड पॉइंट है, लोकपाल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। फोर्थ पॉइंट है, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया वही हो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की हो। फिफ्थ पॉइंट है, लोकपाल अपने कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष करेंगे। 6 पॉइंट है, इनके कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप न हो। 7 पॉइंट है, इसकी जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से हो। 8 पॉइंट है, जांच से संबंधित आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। 9 पॉइंट है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने सिफारिश की लोकपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति की सलाह से की जाए। 10 पॉइंट है, इसकी पद स्थिति देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों के समक्ष हो। 11 पॉइंट है, इसे अपने विवेकानुसार मामलों को निपटाना चाहिए जिसका संबंध भ्रष्टाचार पक्षपात कार्यों से हो। 12 पॉइंट है, लोकपाल की रिपोर्ट संसद में पेश की जाए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें। अपने चतुर्थ प्रतिवेदन शासन की नैतिकता के तहत आयोग ने द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की है। कौन कौन सी? इसका फर्स्ट पॉइंट है, संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय लोकायुक्त का गठन किया जाए। इसके कार्य संविधान में वर्णित किए जाए तथा गठन, नियुक्ति के नियम तथा अन्य कार्य संसद के लिए एक कानून द्वारा दिए जाए। सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रीय लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवारत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो तथा सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ तथा पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय सशक्ता आयुक्त हो। थर्ड पॉइंट है, लोकायुक्त के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के समान दर्जा प्राप्त सार्वजनिक पद व आसीन व्यक्ति सांसद तथा लोक सेवक हो। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय लोकायुक्त के अध्यक्ष का चयन भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के उन आसीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया जाए जिनकी 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो गई हो। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय लोकायुक्त के अध्यक्ष का चयन भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के उन आसीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया जाएगा जिसकी 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो गई हो। फिफ्थ पॉइंट है, संविधान संशोधन किया जाए जिसमें राज्य सरकारों के लिए लोकायुक्त का गठन करना अनिवार्य हो। 6 पॉइंट है, राज्यों के लोकायुक्त बहुसदस्यीय हो जिसमें अध्यक्ष न्यायिक सदस्य है, एक सदस्य विधि विशेषज्ञ तथा एक पदेन सदस्य राज्य सशक्ता आयोग का पदेन अध्यक्ष हो। 7 पॉइंट है, राज्यों में लोकायुक्त का चयन मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीशों के एक पैनल से लिया जाएगा तथा सदस्यों का चयन विधि विशेषज्ञ तथा प्रशासकों में से किया जाएगा। 7 पॉइंट है, उपलोकायुक्त के गठन की आवश्यकता नहीं होगी। 8 पॉइंट है, लोकायुक्त का कार्य भ्रष्टाचार के मामले तक ही रहेगा, इसके दायरे में मंत्री व विधेयक भी होंगे। 9 पॉइंट है, लोकायुक्त के पास अपनी एक व्यवस्था जांच के लिए होगी। 10 पॉइंट है, भ्रष्टाचार से संबंधित सभी मामले राष्ट्रीय लोकायुक्त या लोकायुक्त पर भेजे जाने चाहिए। 11 पॉइंट है, स्थानीय निकायों में अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्थानीय स्तर पर अम्बुड्समैन का गठन किया जाए। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष: उड़ीसा में 1970 में, महाराष्ट्र में 1971, राजस्थान में 1973, बिहार में 1974, उत्तर प्रदेश में 1975, मध्य प्रदेश में 1981, आंध्र प्रदेश में 1963। इन सब में क्या था? लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 1983, कर्नाटक में 1985, गुजरात में 1986, पंजाब में 1995 और केरल में 1999, झारखंड में 2001, छत्तीसगढ़, हरियाणा
2002, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड में 2002 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। देन लास्ट में गोवा में 2011 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। तो ये देश के 12 राज्यों में अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। ये राज्य है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में अभी भी लोकायुक्त की स्थापना नहीं की गई है। राज्यों में लोकायुक्त का पद प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC के प्रतिवेदन के अनुरूप प्रथम शासन में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अनुरूप तथा शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए राज्यों में लोकायुक्त नामक संगठन की स्थापना की गई। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे धनी आबादी का अम्यूज़मेंट अधिकार क्षेत्र भारत में है। उड़ीसा ने इस संबंध में विधेयक वर्ष 1970 में सबसे पहले पारित किया, जबकि इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। वहीं महाराष्ट्र में इस संस्था का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1971 में किया गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। अन्य जिन राज्यों में लोकायुक्त है वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों का एक रोचक पहलू ये है कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए हैं तथा इसके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग है। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के अधिकारों में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच का उपबंध किया है। वहीं कुछ अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम के मुख्यमंत्री को जांच के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा में लोकायुक्त को अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। ज़्यादातर सभी राज्यों में उच्च लोक सेवक तथा राज्यों के मंत्री इसके दायरे में हो। वहीं महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है तथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है। वहीं कई राज्यों में स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों तथा समितियों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में लोकायुक्त की शिकायतों व आरोपों से संबंधित मामले सौंपे गए हैं, तो दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने तक ही सीमित रखा गया है। लोकायुक्त द्वारा की गई जांच को गोपनीय रखा जाता है। ये सामान्यतः व्यथित पक्ष द्वारा की गई शिकायतों की जांच करते हैं। कोई भी प्रभावित व्यक्ति जो राज्य का लोक सेवक न हो, वह लोकायुक्त सचिवालय को अपनी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय में तो यहाँ तक व्यवस्था है कि अगर प्रभावित व्यक्ति चाहे तो शिकायत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकता है। वैसे तो लोकायुक्त के पद संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु प्राय इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्षी दल के नेता के परामर्श से की जाती है। सेकंड पॉइंट है, लोकायुक्त का वेतन, भत्ता, सेवा की अन्य शर्तें लगभग वही होती है जो राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। थर्ड पॉइंट है, राज्यों के लोकायुक्त के लिए अलग सचिवालय एवं प्रशासन की व्यवस्था की गई है। फोर्थ पॉइंट है, अन्य अपने निर्णयों में पूर्णतः
ये अपने निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होते हैं और इन पर किसी तरह का आंतरिक व बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। 5th पॉइंट है, अधिकतर राज्यों में इनका कार्यकाल 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो। 6 पॉइंट है, प्रतिवेदन लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन देता है जिसे राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की आलोचना। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हो सकती है, परंतु ये संस्था आलोचना से नहीं बच सकी है। आलोचना के कारण, प्रथम, क्या आलोचना रही है इनकी? आलोचकों के अनुसार लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था होने से भारतीय न्यायपालिका के सम्मान पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और एक तरह से न्यायपालिका की उपेक्षा होगी। 2nd पॉइंट है, यह संस्था भारतीय संविधान की मान्यताओं से मेल नहीं खाती। 3rd पॉइंट है, लोकपाल पद की व्यवस्था इतनी जटिल और विवादास्पद है कि आज तक यह विधेयक कानून नहीं बन सका है। 4th पॉइंट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायिक पद है। लोकपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तें, स्तर आदि इसके समक्ष रहना उचित नहीं है। इससे दोनों के मध्य तनाव की संभावना बढ़ सकती है। 5वां पॉइंट है, भारत जैसे विशाल देश के लिए लोकपाल के एक पद की व्यवस्था है, इसे असंख्य विषयों को देखना पड़ेगा। लोकपाल कार्याधिक्य से इतना दब जाएगा कि उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा और व्यवहार में ऐसा होना इस संस्था की निष्पक्षता के लिए उचित नहीं है। प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशासन को विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। तीसरा समाधान लोगों द्वारा अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करना है। कृषक समर्थक वर्ग, मजदूर समर्थक वर्ग आदि इस प्रकार के संगठनों के अच्छे उदाहरण हैं। इस बीच छात्रों, शिक्षकों, शासकीय कर्मचारियों आदि द्वारा सरकार से अपनी मांगों का पूर्ण कराने के लिए आंदोलनों का सहारा लेना पड़ता है। शहरों में बंद का आयोजन एक आम बात हो गई है। फलस्वरूप आम जनता का नुकसान होता है। जनता की वैध शिकायतों के निराकरण का समाधान कैसे हो, ये बिंदु अभी तक असाध्य है, यानी इसका कोई समाधान नहीं निकला है। देश को पहले लोकपाल की प्राप्ति। मार्च 2019 में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में की नया अध्याय जुड़ गया। जस्टिस पिनाकी घोष ने देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। लोकपाल के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार सशक्त सीमा बल एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह या इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। वहीं जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। भारत में लोक शिकायतों का निवारण। नागरिकों की शिकायतों के निपटारे हेतु भारत में ब्रिटिश शासन के समय से ही कदम उठाए गए, यद्यपि उनकी प्रकृति भिन्न थी। इस दिशा में अब तक अनेक प्रयास हुआ, जो इस प्रकार है। इसका फर्स्ट पॉइंट है लोक सेवा जांच अधिनियम 1850। सेकंड है भारतीय दंड संहिता 1860। थर्ड है विशेष पुलिस स्थापना बल 1941। यह
बाद में सीबीआई में मिला दिया गया। यह राज्य पुलिस बल का संपूरक है। 4th पॉइंट है दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1996। 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1997। 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947। इसमें 1955 में संशोधन कर इसे अत्यधिक कठोर किया गया। वर्ष 1988 में नया कानून बनाया गया। 6 पॉइंट है टेक चंद्र समिति 1949। 7 पॉइंट है जांच आयोग अधिनियम 1952। यह नैतिक नेताओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच का प्रावधान करता है। 8 पॉइंट है रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति या कृपलानी समिति 1953। 9 पॉइंट है लोक सेवा आचरण नियम। इस दिशा में अखिल भारतीय सेवा 1954, केंद्रीय लोक सेवा 1955 और रेलवे सेवा 1956 महत्वपूर्ण है। राज्यों के भी अपने लोक सेवा नियम प्रचलित है। टेन पॉइंट है बोस आयोग 1956। 11 पॉइंट है केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963। 12 पॉइंट है केंद्रीय सशक्ता आयोग 1964। 13 पॉइंट है राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। 14 पॉइंट है राज्यों में लोकायुक्त। 15 पॉइंट है मंडलीय सशक्ता आयोग और 16 पॉइंट है जिला सशक्ता अधिकारी। संस्थानम समिति और उसकी रिपोर्ट। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु वर्ष 1962 में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन के संस्थानम की अध्यक्षता में किया। इसमें अन्य 6 सदस्यों में 4 सांसद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? केंद्रीय विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लिए विभिन्न पहलुओं का पता लगाना और 2nd पॉइंट है उन पर रोक का सुझाना। लेकिन मंत्री स्तरीय भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार को इसके दायरे से बाहर रखा गया। संस्थानम समिति का प्रतिवेदन। समिति ने वर्ष 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 137 अनुशंसाएं की गई थी। सरकार ने इसमें से 106 को स्वीकार कर लिया। समिति की प्रमुख सिफारिशें थी, कौन कौन सी थी? 1st पॉइंट है अनुच्छेद 311 को संशोधित किया गया ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई शीघ्र हो सके। 2nd पॉइंट है भारतीय प्रतिरक्षा विधेयक 1962 में संशोधन किया जाए। 3rd पॉइंट है एक स्वतंत्र सशक्ता एजेंसी का गठन हो। सरकार ने वर्ष 1964 में केंद्रीय सशक्ता आयोग का गठन किया। 4th पॉइंट है लोक सेवा आचरण नियम में संशोधन पर सेवानिवृत्ति कार्मिकों को 2 साल की प्रारंभिक अवधि में निजी क्षेत्र में नौकरी करने पर रोक लगाए जाए। 5th पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में संशोधन कर लोक सेवक की परिभाषा को स्पष्ट करना ताकि इसका दायरा व्यापक हो सके। वर्ष 1964 में इसे संशोधित किया गया जिससे इसका दायरा अपेक्षाकृत विस्तृत हो गया। 6 पॉइंट है कानून, नियम, प्रक्रिया आदि को सरल और लचीला बनाया ताकि इनकी आड़ में भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिल सके। 7 पॉइंट है विशेष पुलिस स्थापना की कर्मियों की संख्या और अधिकार दोनों दृष्टि से सशक्त किया जाए। 8 पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों में भी सशक्ता एजेंसी स्थापित हो। 9 पॉइंट है सभी लोक सेवक, मंत्री, विधायी सदस्य यानी सांसद आदि अपनी निजी संपत्ति की घोषणा करें। 10 पॉइंट है मंत्रियों के लिए आचरण संहिता बने, यह भी बाद में लागू हो गई। 11 पॉइंट है राजनीति दलों द्वारा निजी क्षेत्र से प्राप्त राशि, चंदे आदि का लेखा रखना और उसे प्रकाशित करना।
12 पॉइंट है न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयोग जैसे अम्बुड्समैन संस्था स्थापित हो। 12 पॉइंट है मंत्रालय और अनेक विभागों में सशक्ता तंत्र मजबूत हो। 13 पॉइंट है कार्मिकों की ईमानदारी संदेहास्पद हो जाने पर या तो उसकी पेंशन अंशतः या पूर्णतः समाप्त की जाए या उसकी सेवा यानी कि 25 वर्ष की सेवा अवधि या 50 वर्ष की आयु उपरोक्त समाप्त कर दी जाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 1 अप्रैल 1963 में स्थापित सीबीआई पहले गृह मंत्रालय का एक समृद्ध कार्यालय था, लेकिन बाद में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत समृद्ध कार्यालय के रूप में ही स्थानांतरित कर दिया गया। यह केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है जो प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने और ईमानदारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें विशेष पुलिस स्थापना 1941 को मिला दिया गया। सीबीआई की प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय कार्मिकों के भ्रष्टाचार, रिश्वत, दुराचार आदि मामलों की जांच करना। सेकंड पॉइंट है राजकोषीय और आर्थिक नियमों कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामले सीबीआई भ्रष्टाचार विरोधी अन्य एजेंसियों जैसे सीवीसी आदि की सहायता करती है और कार्यों में समन्वय करती है। थर्ड पॉइंट है ये राज्यों के पुलिस बलों के मध्य में उपरोक्त कार्यों के लिए समन्वय सुनिश्चित करती है। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक गिरोहों उनके सरगनों द्वारा कारित गंभीर अपराधों की जांच करना। फिफ्थ पॉइंट है राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य संबंधित सार्वजनिक मामलों की जांच करना। 6 पॉइंट है आपराधिक आंकड़ों सूचनाओं का संग्रह और प्रकाशन। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।